हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं यश चंद्रा। आज इस हिंदी साहित्य की कक्षा में हम देखने वाले हैं क्रिया विशेषण। कल हमने क्रिया के विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा कर रखी थी और आज हम देखेंगे क्रिया विशेषण। कल की कक्षा में हमने रूप के आधार पर क्रिया विशेषण तक देखा था। अब आज हम इसके आगे देखने वाले हैं कि उसके आगे की कहानी क्या होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रमुख रूप तीन भेद या तीन प्रकार माने गए हैं। वे कौन से हैं? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण की जब बात करते हैं हम, तो थोड़ा सा पेन ज्यादा मोटी हो गई है, देखते हैं। हाँ, मूल क्रिया विशेषण की जब बात करते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण की बात यहां होती है जो किसी दूसरे शब्दों के मेल या योग से नहीं बनते हों, मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अचानक, ठीक, दूर, नहीं, पुनः, फिर आदि मूल क्रिया विशेषण शब्द हैं ये। प्रयोग देखिए, तुम्हारा अचानक आना अच्छा रहा। अचानक आना, तो जो आना क्रिया है उसकी विशेषता कौन बता रहा है? अचानक बता रहा है। ठीक कहते हो तुम, ठीक कहते हो तुम जो कह रहे हो उसकी विशेषता क्या है? ठीक। तो यहां कह रहे हैं कि तुम ठीक कहते हो, यह मूल क्रिया विशेषण है। दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। दूर रहने में, दूर रहो, यहां पे मूल क्रिया विशेषण बता रहा है। यौगिक क्रिया विशेषण की अगर बात करें, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी प्रत्यय या अन्य शब्द के योग से बनते हों, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वस्तुतः यह क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु, अव्यय आदि के मेल से बनते हैं। प्रमुख यौगिक क्रिया विशेषण शब्द जैसे इधर उधर, जहां तहां, घर बाहर, बाहर भीतर, यथाक्रम, जिससे, यहां तक, मन में, भूल इत्यादि। ये क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण हैं। यौगिक क्यों है? क्योंकि किसी प्रत्यय या अन्य शब्द के योग से ये बन रहे हैं। देखिए, ऐसे शब्दों को सामान्यतया क्या होता है, प्रयोग के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं, प्रयोग के माध्यम से आप इसे सीख सकते हैं। प्रयोग की बात करें, अच्छी तरह बाहर भीतर देख लो। बाहर भीतर, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, शब्दों को यथाक्रम लिखो, चुपके से चलते बनो इत्यादि। कारक क्रिया विशेषण की अगर बात करें, ऐसे क्रिया विशेषण जो वाक्य में किसी विशेषण, कारण या विशेष कारण या उद्देश्य से प्रयुक्त होते हैं, कारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसे स्थानीय क्रिया विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण की देखिए, वह खाक कमाएगा, अपनी व्यर्थ की बातों से सिर मत चाटो। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्रिया विशेषण की बात है, कारण क्रिया विशेषण की बात किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि साथ साथ इसके क्या है, कारण भी बताया जा रहा है। अब विशेषण की बात करते हैं, देखते हैं। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता या गुण को अभिव्यक्त करते हैं या बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। किसी भी संज्ञा के अनेक गुण होते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए विशेषण पदों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के गुण संज्ञा के रूप, आकार, संख्या तथा गुण स्थिति के रूप में होते हैं। विशेषण का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। विशेषण का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जाता है। प्रमुख रूप उसके कौन से हैं, देखते हैं। विशेषता व्यक्त करने में, जब हम सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं कि जब विशेषता बताई जा रही हो जिस शब्द से, तो ये क्या है? विशेषता व्यक्त किया जा रहा हो। और मात्रा व्यक्त करने में, जब मात्रा बताई जा रही हो, विशेषता तो किसी भी तरह से होगी ना, मात्रा व्यक्त करने में भी हो सकती है। ठीक है, और वह स्वभाव बताने में भी, संख्या बताने में भी, लंबाई जो है चौड़ाई भी बताने में, स्वभाव व्यक्त, संख्या व्यक्त, मात्रा व्यक्त, विशेषता व्यक्त, इतने रूपों में विशेषण को बांटा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं विशेषता व्यक्त करने में।
कौन से विशेषण कैसे प्रयुक्त होंगे। तो यहां देखते हैं, विशेषण शब्द द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता का बोध कराया जाता है। जैसे सीता सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर शब्द सीता की विशेषता को व्यक्त कर रहा, अतः सुंदर विशेषण हुआ, यहां पर सुंदर विशेषण हुआ। मात्रा व्यक्त करने में क्या होगा, यहां पर प्रतिनिधि विशेषण शब्द के द्वारा मात्रा का बोध कराया जाता है। जैसे 10 किलोग्राम चावल, तो यहां 10 क्या है, यह किलोग्राम जो है उसकी विशेषता बता रहा है। यहां 10 विशेषण जो चावल की मात्रा का बोध करा रहा है, ठीक है। और किलोग्राम के साथ 10 जुड़ा तो ये बता रहा है कि कितने किलोग्राम, 10 किलोग्राम। अब देखते हैं स्वभाव व्यक्त करने में प्रतिनिधि विशेषण शब्द के द्वारा संज्ञा के स्वभाव का भी बोध कराया जाता है। जैसे राम शांत व्यक्ति है, तो राम कैसा व्यक्ति है, राम शांत व्यक्ति है। इस वाक्य में शांत शब्द राम के स्वभाव को व्यक्त कर रहा है। जैसे अतः शांत शब्द यहां क्या हुआ, विशेषण हो गया। अब बात करते हैं संख्या व्यक्त करने में। प्रतिनिधि विशेषण शब्द के माध्यम से संख्या का बोध कराया जाता है। जैसे कक्षा में 40 छात्र हैं, छात्र तो हैं, कितने हैं, 40 हैं, तो यह क्या हुआ, संख्यात्मक विशेषण आप इसे कह सकते हैं, जो कि संख्या बता रहा है। अब इसे भी उपरोक्त वाक्यों में विशेषण के अतिरिक्त ध्यान देने योग्य दो अन्य महत्वपूर्ण बातें, क्या, प्रविशेषण और विशेष्य। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण एवं क्रिया विशेषण की विशेषता का बोध जिस प्रतिनिधि शब्द के माध्यम से होता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। कैसे, जैसे यहां देखिए, मनोज बहुत बदमाश लड़का है, तो बदमाश लड़का तो है, लेकिन थोड़ा बदमाश है कि बहुत बदमाश है, तो यहां बताया जा रहा है बहुत बदमाश है, तो क्या हुआ, यह प्रविशेषण हुआ। परिभाषा पे इसके ध्यान दीजिए, विशेषण एवं क्रिया की विशेषता का बोध, ठीक है, प्रतिनिधि शब्द के माध्यम से होता, तो यह प्रतिनिधि शब्द हुआ, ठीक है। यहां पर बहुत, बड़ी, बदमाश एवं साहसी विशेषता विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए प्रविशेषण हुए। अब विशेष्य की बात करें, विशेषण के माध्यम से जिसकी विशेषता व्यक्त होती है, विशेषण के माध्यम से जिसकी विशेषता व्यक्त हो रही है उसे क्या कहा जाएगा, उसे विशेष्य कहा जाएगा। जैसे गीता अच्छी लड़की है, तो यहां लड़की जो है यह क्या है, यह विशेष्य हुई। क्यों, क्योंकि क्या बता रहा है, अच्छी लड़की, ठीक है, अच्छी लड़की। मोहन शरारती बच्चा है, तो बच्चा कैसा है, शरारती है, और शरारती कौन है, बच्चा है। प्रशांत सुंदर बालक है, बालक कैसा है, सुंदर है, सुंदर कौन, बालक, प्रशांत नाम का बालक। यहां लड़की, बच्चा, बालक, यह विशेष्य है, ठीक है, यह विशेष्य है जिनकी विशेषता क्या है, क्रमशः लड़की अच्छी है, बच्चा शरारती है और बालक सुंदर है, ठीक है। वाक्य में विशेषण एवं विशेष्य में घनिष्ठ संबंध होता है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, कभी विशेष्य से पूर्व तो कभी विशेष्य के पश्चात। यह ध्यान रखें, कभी पूर्व तो कभी पश्चात विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अतः विशेषण के दो भेद किए जा सकते हैं, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। वाक्य में जो शब्द विशेषण विशेष्य से पूर्व आता है, ध्यान रखिएगा, विशेष्य से पूर्व यानी पहले आ जाता है, वह विशेष्य विशेषण कहा जाएगा, अथवा उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है। जैसे अभिजीत अच्छा लड़का है, अच्छा क्या है, यहां विशेषण है, लड़का विशेष्य, इससे पूर्व आ गया है यानी कि पहले आ गया है, इसलिए विशेष्य विशेषण हुआ। अब जब विधेय विशेषण की बात करें तो क्या देखेंगे, वाक्य में विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पश्चात होना चाहिए, ठीक है, तो इसे विधेय विशेषण कहा जाएगा। जैसे मेरा घर बड़ा है, ठीक है, मेरा घर बड़ा है, घर क्या हुआ, विशेष्य हुआ, बड़े घर की बात की जा रही है, घर के बड़े होने की बात की जा रही है, लेकिन
यह बाद में आ रहा है। ठीक है, यह पहले, यह नहीं कहा जा रहा मेरा बड़ा घर है, मेरा घर बड़ा है, यह सही वाक्य हुआ। देखिए इसके दो फायदे हैं आपके। पहली चीज तो विशेष से विशेषण से अब कहीं भी प्रश्न अगर आ रहा है तो आप बड़ी आसानी के साथ उसको हल कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होगा, भाषा पे आपकी बड़ी अच्छी पकड़ बन जाने वाली है। तो जो एक शब्द आता है शुद्ध अशुद्ध के अक्सर आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, यह आपके गलत अब नहीं होने वाले हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, विशेषण के भेद अब देख लेते हैं थोड़ा सा। विशेषण के भेद क्या क्या है? प्रमुख रूप से चार भेद होते हैं। वे चार कौन कौन से हैं? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो पहले परिमाणवाचक विशेषण की बात कर लेते हैं। संज्ञा के परिमाण अर्थात मात्रा, संख्या आदि का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे मेरी गाय बहुत दूध देती है। कितना दूध देती है? बहुत बहुत। राम को थोड़ी कॉफी दो। राम को कितनी कॉफी दो? थोड़ी सी। वाक्य में बहुत और थोड़ी शब्दों में परिमाण का, यहां मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा यहां पे। उसके अलावा देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद मान लिए गए हैं। अब ये दो भेद कौन कौन से हैं? एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। जब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो क्या यहां आ रहा है? जिस प्रतिनिधि विशेषण शब्द से संज्ञा के परिमाण का निश्चित बोध हो उसे निश्चित परिमाण विशेषक परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे मेरी गाय बहुत दूध देती है, तो अगर मैं कहूं बहुत दूध देती है तो क्या कोई मात्रा का यहां भास हुआ? क्या पता चला कि कितना दूध देती है? जब बहुत में तो बहुत भी हो सकता है 10 लीटर दे रही हो, 15 लीटर दे रही हो, 20 लीटर दे रही हो, 1 लीटर दे रही हो। लेकिन जब हम कहते हैं कि मेरी गाय 5 लीटर दूध देती है, तो हमने एक निश्चित अमाउंट बता दिया कि इतना दूध देती है 5 लीटर, तो क्या हुआ? निश्चित परिमाणवाचक हो गया। मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। अब अगर मैं कहता कि मेरे पास बहुत जमीन है, ठीक है, या फिर जैसे होता है ना, लोग कह देते हैं, कभी कभी देखे होंगे कि अब यहां से आपकी निगाह जहां तक जा रही है अपनी जमीन है। ठीक है, तो भाई निगाह तो बहुत दूर तक चली जाती है, और कभी कभी होता भी है लोगों का। लेकिन अगर इस तरह की बात करें तो निश्चित नहीं हुआ ना, तो क्या होगा? वहां वहां यह परिमाणवाचक नहीं होगा। लेकिन अगर कह दें कि यह 10 एकड़ जमीन मेरी है, जैसे मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, तो 10 मैंने निश्चित बता दिया, मतलब 10.5 भी नहीं है, हमने एक निश्चित संख्या दे दी है। तो इसमें 5 लीटर और 10 एकड़ परिमाण निश्चित बोध करा रहे हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक, जिस प्रतिनिधि विशेषण शब्द से संज्ञा के परिमाण का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में अनेक छात्र थे। देखिए वही बातें आ गई ना जो अभी पीछे चर्चा की। अनेक में कितने? 100, 200, 400, 500, 1000? निश्चित नहीं है ना कुछ। इस पेड़ में बहुत आम लगे हैं। बहुत मतलब कितने? 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जिस प्रतिनिधि विशेषण शब्द के माध्यम से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण अथवा स्वभाव, रूप, रंग, दशा आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। भाई जिससे गुण बताया जा रहा है किसी का। अब उदाहरण देखेंगे। आशा, आशा सुंदर लड़की है। राजेश शांत लड़का है। दीपक स्वार्थी युवक है। अतुल चालाक व्यक्ति है। तो अब ये जो यहां पर आपको जो है अलग थोड़ा सा फॉन्ट में दिख रहे हैं, बोल्ड साइज में दिख रहे हैं अक्षर, ये क्या है? ये गुण बता रहे हैं ना किसी का। क्या करें? किसी का गुण बता रहे हैं। तो जब गुण बताएंगे तो गुणवाचक हो गए। अब सार्वनामिक विशेषण। नाम नाम से ही पता चल रहा है, सर्वनाम से हो, यहां सर्वनाम होगा।
जिस प्रतिनिधि सर्वनाम शब्द का प्रयोग विशेषण के बदले किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सर्वनाम शब्द का, उसे सार्वनामिक विशेषण कह देंगे। इस विशेषण में पुरुषवाचक एवं निजवाचक सर्वनामों के अतिरिक्त अन्य सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के तौर पर किया जाता है। जैसे यह लड़का दौड़ रहा है, यह मतलब सुरेश दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है, रामू दौड़ रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं, यहां क्या है, यह। मेरा गांव शहर के नजदीक है, किसका, मेरा। आपकी पुस्तक मिली, ये सारी चीजें तो ये क्या है, ये सर्वनाम को बता रही हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। सर्वनामिक विशेषण के दो भेद किए जा सकते हैं, एक मौलिक, दूसरा यौगिक। तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण की अगर बात करें, जो प्रतिनिधि सर्वनाम शब्द अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता का बोध व्यक्त कराता है, उसे मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह व्यक्ति अध्यापक है, कौन, यह व्यक्ति। कौन लोग आए थे, कौन लोग आए थे, तो क्या हुआ, ये दोनों मौलिक हैं, यह और कौन, ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण है जो अध्यापक और लोग की विशेषता बता रहे हैं। अब यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात करें, वे सर्वनाम जो किसी प्रत्यय से जुड़कर किसी संज्ञा की विशेषता का बोध कराते हैं, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। जैसे कितना दूध लाए हो, कितना दूध लाए हो, इतना चावल मैं नहीं खा सकता, तो ये क्या है, ये यौगिक है, ठीक है, ये यौगिक सर्वनामिक है। अब देखते हैं संज्ञावाचक विशेषण। तो संज्ञावाचक विशेषण क्या हो जाएगा, जिस प्रतिनिधि विशेषण शब्द के माध्यम से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्यालय में 50 छात्र हैं, कितने हैं, 50 हैं। वे दोनों कहां गए, यहां बताया जा रहा है, वे दोनों कौन, राम, श्याम, घनश्याम, मधुर, कोई भी, तो वे दोनों, यहां बात निश्चित है, ये नहीं कहे कि बाकी सब कहां गए, ठीक है, केवल पूछा गया वे दोनों कहां गए। अब यहां देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के भी 5 उपभाग बना दिए गए, 5 उपभेद पाए जा रहे हैं। इसमें पहला आ रहा है गणनावाचक विशेषण। पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य संख्यावाचक विशेषण को गणनावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें क्या गया, 5 छात्र पढ़ रहे थे, पूर्णांक बोधक है, क्यों, क्योंकि संख्या निश्चित है, 5 है, 4.5 या 5.5 नहीं है। अब कह रहे हैं आधा लीटर दूध है, यह क्या है, अपूर्णांक है, क्योंकि आधा है, ठीक है। अगर यही होता 2 लीटर है या 3 लीटर है तो अपूर्णांक हो जाता। क्रमवाचक विशेषण, संख्या के क्रम को सूचित करने वाले संख्यावाचक विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला छात्र आगे बैठेगा, दूसरा छात्र पीछे बैठेगा, यहां क्या है, क्रम बताया जा रहा है ना, तो जब क्रम बताया जाएगा कहीं तो वहां क्रमवाचक विशेषण आ जाएगा। आवृत्तिवाचक विशेषण, अब यह क्या है, आवृत्तिवाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करने वाले संख्यावाचक विशेषण को आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तिगुना पानी, चौगुना दूध, तो क्या है, ये आवृत्तिवाचक हैं। समुदायवाचक विशेषण, समुदाय, समूह या समुदाय का बोध कराने वाले संख्यावाचक विशेषण को समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों लड़के, सातों घर। प्रत्येक वाचक विशेषण एक संख्या का बोध कराने वाले संख्यावाचक विशेषण को प्रत्येक वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रति महीना, प्रत्येक व्यक्ति इत्यादि। तुलनात्मक विशेषण की अगर बात करें, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि की परस्पर तुलना की जाती है तो उसे तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। इसमें विशेषण से पूर्व से अपेक्षाकृत, की अपेक्षा, की तुलना में, मुकाबले में, से कहीं बढ़कर आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे
रोहित का घर मदन के घर से बड़ा है, ठीक है, से बड़ा है। अमित की अपेक्षा रोहन ईमानदार है। तुम्हारी कमीज उसकी कमीज की तुलना में सफेद है। तो यहां ये क्या है, ये तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, विशेषण का प्रयोग किया गया है। जब दो स्थितियों की के बीच तुलना होती है तो विशेषण की स्थिति बदलती रहती है। किसी साधारण विशेषता होती है, किसी में साधारण विशेषता होती है तो किसी में उससे कम या अधिक, तथा किसी में सबसे कम या अधिक होती है। इस आधार पर विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार है। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। तो पहले मूलावस्था के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। विशेषण की वह अवस्था जिसमें किसी दूसरे से तुलना नहीं की जाती है उसे मूलावस्था विशेषण कहते हैं। इस विशेषण से केवल एक व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में जो है बात होती है। उदाहरण के, रवि बुद्धिमान लड़का है, किसी और की बात नहीं हो रही है, ना तुलना की जा रही है। दही खट्टा है। अब बात करते हैं उत्तरावस्था की। जब आप उत्तरावस्था की बात करते हैं, विशेषण की वह अवस्था जहां दो की तुलना करके एक की अधिकता बताई जाए उसे उत्तरावस्था विशेषण कहेंगे। उदाहरण के लिए, अभिषेक सार्थक से छोटा है, रंजीत सतीश की अपेक्षा मोटा है। उत्तमावस्था की अगर बात करें, विशेषण की वह अवस्था जहां एक की दूसरे से तुलना करके सबसे अधिक विशेषता बताई जाए उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे, इन 5 पुस्तकों में यह सबसे प्रमाणित पुस्तक है। कालिदास संस्कृत के सबसे महान नाटककार हुए हैं। तो यहां क्या है, यहां तुलना की जा रही है और कैसे, एक की दूसरे से तुलना करके सबसे अधिक विशेषता बताई जा रही है। संस्कृत में विशेषणों में तम प्रत्यय लगाकर तुलना की जाती है। इष्टतम प्रत्ययों का भी प्रयोग होता है, इष्ट का, परंतु ऐसे शब्दों की संख्या कम है जिन्हें इन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ, जैसे ज्येष्ठ, कनिष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ इत्यादि। इसी आधार पर हिंदी में तम प्रत्यय जोड़ देने से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम प्रयोग में आते हैं। अब देखते हैं विशेषण की रचना। आकारांत विशेषण लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदलकर इकारांत, एकारांत हो जाते हैं। कैसे होते हैं? आकारांत विशेषण पुल्लिंग में प्रायः आकारांत ही रहते हैं, परंतु स्त्रीलिंग में ईकारांत हो जाते हैं। जैसे मोटा पुरुष, मोटी महिला, अच्छा बालक, अच्छी बालिका, लंबा लड़का, लंबी लड़की। पुल्लिंग में भी विभक्ति या परसर्ग लगने पर उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे अच्छा लड़का एक वचन, बहुवचन अच्छे लड़के, अच्छे लड़के बहुवचन अच्छे लड़कों को। ठीक है। आकारांत विशेषण के आधार पर बदलकर एकारांत हो जाता है। जैसे बड़ा क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़े हो जाएगा। इस तरह से बदल। कुछ विशेषण लिंग के आधार पर नहीं बदलते हैं, उनमें कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे सुखी पुरुष, सुखी स्त्री, सुखी यहां भी है, सुखी यहां भी है, अब यहां सुखा तो हो नहीं गया। सभ्य लड़का, सभ्य लड़की, शांत लड़का, शांत लड़की, यहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संज्ञा पदों में प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनाया जाता है। जैसे शराब में ई प्रत्यय जोड़ के क्या बनेगा, शराबी बनेगा। मानव में ईय प्रत्यय लगा के क्या बनेगा, मानवीय। पुराण में इक लग के बनेगा पौराणिक, पुराणिक नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्दों के साथ सावधान रहिएगा। भूख का आ जुड़ के लगेगा भूखा। उपसर्गों के द्वारा भी विशेषण बनाए जाते हैं, उपसर्ग जोड़ के। जहां प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़कर विकार उत्पन्न करते हैं
वहीं जो उपसर्ग होते हैं वे शब्द के पहले जुड़ते हैं। जैसे जन, इसमें क्या प्रत्यय जुड़ा, सॉरी उपसर्ग जुड़ा सत, तो क्या बन जाएगा सज्जन। कपट है, इसमें निह जुड़ के क्या बन जाएगा निष्कपट। इसमें स्वार्थी है, स्वार्थी में निह जुड़ा, निह स्वार्थी बन गया। जन में दुर जुड़ा, बन गया दुर्जन। स्वतंत्र रूप में विशेषणों की संख्या कम है, अतः आवश्यकता अनुसार संज्ञा से ही विशेषणों को बनाया जाता है, जैसे पारिवारिक, दैहिक आदि। उदाहरण के लिए कुछ देखते हैं संज्ञा विशेषण, जैसे अतुल्य का बनेगा अतुलनीय। आदर, आदर का बनेगा आदरणीय। ईश्वर, ईश्वर का बनेगा ईश्वरीय। कल्पना, कल्पना का बनेगा काल्पनिक। करुणा, करुणा का बनेगा कारुणिक। घृणा, घृणा का बनेगा घृणित। चमत्कार, चमत्कार का बनेगा चमत्कृत। झंकार का झंकृत इत्यादि। अब देखते हैं यहाँ पे शब्द निर्माण की युक्तियां, कुछ कैसे शब्द निर्माण होता है उसकी कुछ युक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। हिंदी में देखिए शब्द निर्माण की जब बात करें, कर ही रहे हैं तो कर ही लेते हैं। शब्द निर्माण की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? हिंदी भाषा में शब्दांश से शब्द निर्माण की दो युक्तियां हैं। शब्दांश शब्द के अंश से, जैसे एक तो उपसर्ग से, उपसर्ग जोड़कर हम शब्द निर्माण करते हैं। दूसरा प्रत्यय से, प्रत्यय जोड़कर भी हम शब्द निर्माण करते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, पहले उपसर्ग जोड़ के जो शब्द निर्माण होता है उसके बारे में यहां चर्चा कर लेने वाले हैं कि कैसे नए शब्द बनते हैं उपसर्ग जोड़ के। हिंदी में उपसर्ग प्रायः तीन स्रोतों से आए हैं, तीन स्रोतों से आए हैं, संस्कृत, उर्दू, फारसी और हिंदी से। संस्कृत से 22 उपसर्ग आए हैं, हालांकि यहां आप देखेंगे तो हर तरह के उपसर्ग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यह केवल एक चार्ट है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं बाद में पीडीएफ मिलने के बाद भी। मैं इसमें से कुछ आपको बताते चलूंगा, बाकी आप स्वयं इसको पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूं, हालांकि थोड़ा जानबूझ के विलंब करता हूं कभी कभी, क्योंकि आप लोग वीडियो ही नहीं देखते। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अगर, तो एटलीस्ट आप लोगों को इतना तो करना चाहिए, पहले वीडियो देख लीजिए, बाद में पीडीएफ तो मिलनी ही मिलनी है। तो कम से कम हमें भी लगेगा ना कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं हमारी, ठीक है। अति उपसर्ग है और अर्थ इसका अधिक होता है। अब इससे शब्द कौन से बन रहे हैं देखिए, अतीव, अतिकाल, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्याचार, ठीक है। सामान्यतः अधि, इसका अर्थ होता ऊपर। अब इसके कैसे, जैसे अधिकरण, अधिकार, आध्यात्म, अधिराज, अध्यक्ष। अनु, पीछे के अर्थ में इसका प्रयोग होगा, जैसे कहते हैं अनुकरण, अनुग्रह, अनुज, अनुस्वार, अनुपात। अप का बुरा और हीन, अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपशब्द, अपहरण, अपमान। अभि का और या पास के संदर्भ में अभिप्राय, अभिमुख, अभिलाषा, अभ्यागत इत्यादि। जैसे देखिए यहां पर है उत का ऊपर, ऊंचा और श्रेष्ठ, तीनों के संदर्भ में यह उपसर्ग प्रयुक्त होगा। उत्कर्ष, उत्कंठा, उत्तम, उन्नति, उच्चारण। उपनिकट या सदृश के संदर्भ में उपकार, उपदेश, उपनाम, उपनेत्र, उपभेद, उपाध्यक्ष, उपयोग इत्यादि। निर की बात करें तो भीतर, नीचे, बाहर। निकृष्ट, निदर्शन, निबंध, नियुक्त, निरूपण, निपात। निर की बात करें तो बाहर और निषेध के संदर्भ में निर्मम, निरपराध, निर्भय, निराकरण, निर्दोष। प्र की बात करें तो अधिक, आगे, ऊपर। प्रकाश, प्रख्यात, प्रयोग, प्रभु, प्रसार, प्रस्थान इत्यादि। तो ये क्या है, ये संस्कृत के 22 हैं। अब यहां पे देखते हैं उर्दू फारसी से भी जो आए हैं, तो उर्दू फारसी से जो आए हैं उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। अल, निश्चित, अलगरज, अलबत्ता। ऐन का ठीक के संदर्भ में होता है, तो ऐन जवानी, ऐन वक्त। कम का थोड़ा या दीन, कम उम्र, कम कीमत, कमजोर, कम वक्त, कम हिम्मत। अब गैर को देखते हैं, यह भिन्न और विरुद्ध के संदर्भ में होगा। गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर वाजिब, गैर सरकारी।
ना का होता है अभाव में ना उम्मीद, नादान, ना पसंद, नालायक। ब को देख लेते हैं, और, में, अनुसार, बनाम, ठीक है। ब इजलास, बदस्तूर, बदौलत। आगे भी है उन बर, बा, बिल, बिला, बेबला, सर, हम, हर इत्यादि। इनको भी आप देख लीजिए। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग हैं उनको देखते हैं थोड़ा सा। तो निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे कहते हैं ना अजान, न जान, अथाह, न जाना जाए, अबेर, अलग, अभाव। अध में आधा शब्द में, जैसे अध कच्चा, अध कचरा, अध खिला, अध पकाया, अध मरा। ऊन का, उनका एक कम, ऊन नहीं है, उन है यहां पे। 19, 29, 49, 59, 79। आप अगर मान लीजिए किसी को हिंदी नहीं आती तो इतना अगर समझ ले कि उनका अर्थ एक कम, तो भी थोड़ा बहुत तो समझ लेगा। हीन या निषेध के संदर्भ में अवगुण, अवघट, अवसर। दु का बुरा या हीन के संदर्भ में दुकाल, दुबला। निर या रहित में निकम्मा, निडर, निरोगी, निहत्था, निढाल। अब देखते हैं, यह तो हो गए हमारे उपसर्ग। अब देख लेते हैं प्रत्यय के संदर्भ में कैसे प्रयोग होंगे, कि प्रत्यय कहाँ कैसे प्रयोग होने हैं। प्रत्यय उन शब्दांशों को कहते हैं जो शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो चलिए यहां पर हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अब कल की कक्षा में हम प्रत्यय को देखेंगे कायदे से। यहां पर हमने विशेषण का एक विस्तृत रूप देखा, कितने प्रकार का, उसके अलावा उपसर्ग देखा शब्द निर्माण में। अब आगे की कक्षा में हम प्रत्यय लेके मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।